नमस्कार दोस्तों, बात हो रही थी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, इतिहास में हमने पढ़ा क्या, मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित हमने कई तथ्य जानकारी में लिए थे, जिनमें अगर बात करें, ठीक है, जिनमें हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो लगभग हम भारत की स्थिति की उस समय हम क्लियर कर चुके थे, ठीक है। और ये स्थिति थी भारत की उस समय। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में यहाँ क्या था, मगध, ठीक है। और मगध पर घनानंद का शासन था, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था, मार दिया था। और उधर 323 में सिकंदर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये यहाँ तक पढ़ा था। और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। सबसे पहले वो पंजाब प्रांत को जीतता है, तो यहाँ पंजाब में भी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार था। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ तक्षशिला, और यहाँ बात करें यहाँ था हिंदुकुश पर्वत, और यहाँ थे काबुल और कंधार, काबुल और कंधार। और यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ था गिरनार, ठीक है। और यहाँ दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में था कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। कर्नाटक में कौन था, श्रवणबेलगोला। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थिति थी उस समय। अब उस समय इन चीजों का विवरण हमें कहाँ मिलता है, तो इन चीजों का विवरण हमने जाना कहाँ मिलेगा, तो उसके कुछ साहित्य स्रोत हैं। साहित्य स्रोतों की बात करें तो कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उनकी बात कर रहे हैं, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाता है, और किसने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला व्यक्ति था कौन, विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त कह दो चाहे इसे चाणक्य कह दो। इनकी एक बुक है जिसका नाम है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ध्यान रखना, जैसा नाम है वैसा इसका कर्म नहीं है। नाम दिखता कुछ और है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो पैसों से संबंधित होगा, कॉमर्स से संबंधित, नहीं। अर्थशास्त्र का अगर आपको पूछ ले कि अर्थशास्त्र किताब का विषय क्या है, तो ध्यान रखना इसकी जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान। आपको ये प्रश्न बहुत बार पेपर में मिल गया होगा, राजनीति विज्ञान। तो पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है, राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य कह दो, चाणक्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, ठीक है, अर्थशास्त्र। अब 2 नंबर की बात करें, इसकी भाषा कैसी है, तो ध्यान रखना इसकी भाषा कैसी है, संस्कृत है। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। नंबर 3 की बात करें, ये किस शैली में है, तो ध्यान रखना ये चंपू शैली में है। चंपू शैली किसे बोलते हैं वो देखिए, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, यानी निबंध लिखे हो और कविता के रूप में हो, तो उसे बोलते चंपू शैली। दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय राजनीति पर पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखना भारतीय राजनीति पर लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र है। कौन सा है, अर्थशास्त्र है। ध्यान रखने वाली बात है, मैंने सिर्फ भारतीय राजनीति के ऊपर बताया आपको कि भारतीय राजनीति पर लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ अर्थशास्त्र है। परंतु अगर विदेशों की बात करें कि ये जो भारतीय अर्थशास्त्र है ये किसकी, इसकी तुलना किस किस से की गई है, अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है, तो देखिए एक यूनान देश के थे दार्शनिक जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द पॉलिटी। अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु के द पॉलिटी से की गई है। फिर 2 नंबर की बात करें, मैकियावेली, और इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस इससे की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं कर रहा हूं। अगर भारत की राजनीति पे पहला ग्रंथ पूछे तो अर्थशास्त्र उत्तर देना है। अगर आपको पूरे पूछे विश्व का पहला राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ, राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखना वो कौन सा है, द प्रिंस।
कौन सा ग्रंथ है? द प्रिंस। समझ में आया इतना कंसेप्ट? मैं साहित्य स्रोतों की बात कर रहा हूं। साहित्य स्रोत में हमने सबसे पहले उठाया अर्थशास्त्र, जिसके रचनाकार विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। विषय इसका क्या है? राजनीति विज्ञान है। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत है। शैली कौन सी है? चंपू शैली है, ठीक है, चंपू शैली। और भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, राजनीति पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा? अर्थशास्त्र है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? अगर ध्यान रखें तो ध्यान रखना, इसमें मिलेगी मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी। किसकी जानकारी मिलेगी? मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। क्या मिलेगा? डिटेल से कर रहे हैं। इसकी तुलना किससे की गई है? तो अरस्तु, यूनान देश का दार्शनिक था, उसका एक ग्रंथ था द पॉलिटी, उससे की गई है। मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। और द प्रिंस जो ग्रंथ है वो विश्व का पहला राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी? अर्थशास्त्र की। अब अर्थशास्त्र की और कुछ बातें कि सबसे पहले ये अर्थशास्त्र कहाँ मिला, इसकी प्रतिलिपि कहाँ, कौन लेके आया, किसने दी, फिर इंग्लिश में कब कन्वर्ट हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने अध्याय हैं, सब बातों का जिक्र अब करेंगे। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की खोज किसने की? क्योंकि ये तो ईसा पूर्व की बात कर रहा है। अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले की थी 1905 में। किसने? एक तंजौर के, तंजौर है, तंजौर का एक ब्राह्मण था, तंजौर का एक ब्राह्मण, और जिसका नाम था भट्ट। क्या नाम था? भट्ट स्वामी बोल सकते हो आप। इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की खोज की और इसने इसकी प्रतिलिपियां, प्रतिलिपियों का अर्थ है ये प्रतिलिपियां भेजी। किसको भेजी? ध्यान रखना, ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी प्रतिलिपियां कहां भेजी गई। तो ध्यान रखना, मद्रास का एक पुस्तकालय है, मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष 1905 में एक ब्राह्मण भट्ट स्वामी ने इसकी खोज की, अर्थशास्त्र की। इसकी प्रतिलिपि जो संस्कृत भाषा में थी उसे मद्रास में सबसे पहले किसे भेजा गया? एक पुस्तकालय अध्यक्ष था जिसका नाम था प्रोफेसर श्याम शास्त्री, प्रोफेसर श्याम शास्त्री। उसको ये प्रतिलिपियां दी। उस व्यक्ति ने 1905 से लेकर 6 से लेकर 1909 तक इन प्रतिलिपियों को समाचार पत्रों में क्या करवाया? प्रकाशित करवाया। समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया। जो ये देता रहा भट्ट स्वामी, उसे ये क्या करता रहा? समाचार पत्रों में प्रकाशित करता रहा। और सर्वप्रथम संपूर्ण अर्थशास्त्र 1909 में संस्कृत भाषा के रूप में प्रकाशित हुआ, संस्कृत भाषा के रूप में लोगों के सामने आया। ये बात ध्यान रखनी है। दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, अर्थशास्त्र की खोज भट्ट स्वामी ने की। कब? 1905 में। इसकी प्रतिलिपियां कहां भेजी? मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष थे प्रोफेसर श्याम शास्त्री, उनको भेजी। और उन्होंने 1906 से लेकर 1909 तक समाचार पत्रों में प्रतिलिपियां या पांडुलिपियां प्रकाशित करवाई। और 1909 में संस्कृत भाषा के रूप में यह ग्रंथ संपूर्ण सब लोगों के सामने आ गया। फिर अगर बात करें 1915 में इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, इंग्लिश में, ठीक है। 1915 में इंग्लिश में अनुवाद किया। अब तक 4 अनुवाद हो चुके हैं इंग्लिश भाषा में इसके। और चौथा जो अनुवाद है, चौथा जो संस्करण है वो सबसे प्रमाणित माना जाता है, संस्करण प्रमाणित माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि 1915 में इंग्लिश में कन्वर्ट किया और अब तक इंग्लिश भाषा के 4 संस्करण आ चुके हैं, ठीक है। और चौथा संस्करण जो आया था 1924 में आया था, वो सबसे क्या माना जाता है? प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र के अंदर है क्या? और ये प्रश्न पेपरों में अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं। अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें कितने पार्ट हैं? अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो देखिए अर्थशास्त्र में है 15 अध्याय। अगर फिर आपको पूछ ले कि अर्थशास्त्र में कितने प्राधिकरण हैं, अध्यायों के अंदर प्राधिकरणों को और बांट दिया, अध्यायों को और बांटा गया, तो ध्यान रखना है कितने हैं? 180 प्राधिकरण है। फिर अगर बात कर लें कि अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं,
या मंत्र हैं, तो ध्यान रखना लगभग 6000 श्लोक हैं। तो ये प्रश्न ये पूछा था कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो ध्यान रखना अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं। ठीक है, इसके कितने हैं, प्राधिकरण कितने हैं, 180 हैं, श्लोक कितने हैं, 6000 है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके मुख्य अध्याय की, तो इसका पहला जो अध्याय है, अध्याय संख्या 1, उसका नाम है विन्याधिकरण। विन्याधिकरण, ये इसके अंदर किसकी जानकारी है, तो ध्यान रखना इसके अंदर बताया गया है शासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो पहले अध्याय में बताया गया है। बाकी अध्याय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 15 के 15 अध्याय अगर करवाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि शासन की, मौर्य शासन की जानकारी कौन से अध्याय में मिलती है, तो विन्याधिकरण पहला जो अध्याय उसमें मिलती है। नंबर 6 की बात करें, अध्याय संख्या 6, इस अध्याय का नाम है मंडल योनि। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मंडल योनि। और मंडल योनि में एक बात बताई गई है कि शत्रु जो होता है, शत्रु के शत्रु को मित्र बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो वर्तमान राजस्थान की परिस्थिति पर भी क्या हो रही है, बिल्कुल लागू हो रही है। जैसे अभी कांग्रेस में उठापटक चल रही है, शत्रु कौन, पायलट, शत्रु गहलोत, किसका मित्र, बीजेपी का। लोग ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये थ्योरी कहां बताई गई थी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताई गई है कि शत्रु का शत्रु क्या होता है, मित्र बना लो। शत्रु का जो शत्रु है उसे क्या बना लो, मित्र बना लो। अपने आप ही क्या हो जाएगी, आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। ये बात कौन से अध्याय में बताई गई है, 6 नंबर अध्याय में बताई गई है। और इसी 6 नंबर अध्याय में एक सिद्धांत दिया गया है, सप्तांग सिद्धांत। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा। अगर अर्थशास्त्र से प्रश्न बनता है तो इस भाग से बनता है। सप्तांग सिद्धांत यानी शासन को चलाने के लिए कितने अंग बताए हैं, 7 अंग बताए गए हैं कि शासन को चलाने के लिए कितने अंग हो, 7 अंग होने चाहिए। और वो 7 कौन कौन से अंग है उसका जिक्र अब हम करेंगे। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र से संबंधित जितनी बातें हैं निकालने का प्रयास किया है कि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं। सप्तांग सिद्धांत कि शासन को चलाने के लिए कितने अंग है, 7 अंग। और देखिए पहले जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक थी, राजा ही क्या होता था, सर्वसरी होता था, सब कुछ राजा ही होता था। तो राजतंत्रात्मक कह सकते हो या केंद्रीय कह सकते हो। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी कि मूल काम कहां से होता था, राजा। अब ध्यान रखना है, आपको यहां समझा रहा हूं, 7 अंग याद करने हैं आपको। ठीक है, देखिए ये सेंटर है, सेंटर में कौन बैठा है, राजा। ओके, तो राजा पहला क्या हो गया, 1 नंबर अंग तो राजा ही हो गया सप्तांग सिद्धांत में। अब राजा किस पे होता है ये बताइए, राजा किस पे होता है, राजा होता है जनता पे। अगर जनता नहीं होगी तो राजा काहेगा। और जनता कहां रहती है, जनता रहती है जनपद में। 2 नंबर अंक कौन सा हो गया, जनपद हो गया। समझ में आ गया, राजा किस पे होता है, जनता पे। और जनता कहां रहती है, जनपद में। ठीक है, अब 3 नंबर की बात करें, ये जन हो गया। अब राजा कहां रहता है, इसका कोई निवास स्थान तो होगा, क्या नॉर्मल रह जाएगा, नहीं नॉर्मल नहीं रहेगा। नंबर 3, राजा को क्या चाहिए, दुर्ग। तो 3 नंबर तीसरा अंग कौन सा है, दुर्ग। ठीक है, नंबर 4 की बात करें, राजा को डर भी तो लगता है, राजा को क्या लगता है, डर। तो सुरक्षा के लिए क्या रखेगा, सुरक्षा के लिए नंबर 4 पे क्या रखेगा, सेना। 4 नंबर अंग कौन सा है, सेना। ठीक है, और सेना है तो सेना को क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और वेतन देने के लिए अपने को क्या चाहिए, 5 नंबर कोष यानी पैसे चाहिए। तो 5वां अंग कौन सा है, कोष। अब 6 नंबर की बात करें, अब शासन चला रहा है, सुरक्षा हो रही है, पैसे भी हैं, तो राजा को क्या चाहिए, मंत्री चाहिए। और मंत्री को क्या बोलते थे, अमात्य। यानी राजा को परामर्श करने के लिए क्या चाहिए, मंत्री चाहिए। तो 6 नंबर अंक कौन सा हो गया, अमात्य, जिसे क्या बोलते हैं, मंत्री। ठीक है, अब रह गया 7 जो बहुत जरूरी होता है, 7 नंबर मित्र। राजा को अपनी गुप्त बातों
को एक दूसरे से बताने के लिए, छुपाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मित्र की जरूरत पड़ेगी। तो 7 अंग है, ध्यान रखना। राजा 1 नंबर पे है, 2 नंबर जनपद है, 3 नंबर पे दुर्ग है, 4 नंबर पे सेना है, 5 पे कोष है, 6 नंबर पे अमात्य और 7 पे मित्र है। जो एक ट्रिक से याद करवा दिए आपको। तो सप्तांग सिद्धांत में ये 7 अंग बताएंगे। किसी भी शासन को चलाने के लिए इन 7 अंगों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, परंतु एक बात नोट लगा के लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये देखो मजे वाली बात, मौर्य शासन की जानकारी तो है, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य का कोई उल्लेख नहीं है। किसमें? अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। समझ में आ गई बात? अर्थशास्त्र में और क्या है? तो देखो, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के दास? 9 प्रकार के दास। दूसरा, दुर्भिक्ष बताया गया है कि इसमें दुर्भिक्ष पढ़ते थे। दुर्भिक्ष का अर्थ है अकाल। अकाल का भी वर्णन मिलता है किसमें? अर्थशास्त्र में। नंबर 3 की बात करें तो कर और 21 प्रकार के करों का उल्लेख भी मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। ठीक है, दुर्भिक्ष यानी अकाल का भी वर्णन मिलता है, और 21 प्रकार के कर यानी टैक्स भी लगाए जाते थे। ठीक है, और इस समय जो अब काम करती है रो यानी गुप्तचर व्यवस्था भी क्या थी? लागू थी। गुप्तचर होते थे, एक दूसरे राज्य के संदेश वगैरह लाते थे। ठीक है, तो गुप्तचर व्यवस्था भी क्या थी? लागू थी। और शासन को संचालित करने के लिए 18 तीर्थ, ध्यान रखना ये क्या है? 26 अध्यक्ष का भी जिक्र है। अब दोबारा बता रहा हूं, गुप्तचर व्यवस्था थी जिनमें 18 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं और 26 प्रकार के क्या बताए गए? अध्यक्ष। अब तीर्थ क्या है? आप ये मत सोच रहे स्नान करने जाएंगे वो तीर्थ है, नहीं। तीर्थ का अर्थ है फर्स्ट ग्रेड अधिकारी। क्या है? फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, यानी जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे उन्हें क्या बोलते थे? तीर्थ। और अध्यक्ष का अर्थ होता था सेकंड ग्रेड अधिकारी। ठीक है, यानी फर्स्ट ग्रेड से नीचे के जो लोग थे वो उन्हें क्या बोलते थे? अध्यक्ष। और उच्च श्रेणी के जो होते थे उन्हें तीर्थ। वो कितने होते थे? 18, और ये कितने होते थे? 26। अब पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने अपनी कुल उपज का या कुल आय का कितना भाग कर के रूप में देना होता था? तो ध्यान रखना 1/6 भाग अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि राजा को देना होता था। अपनी उपज का कुल 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देना होता था। तो ये थी अपनी अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारी जो हमने मौर्य काल के संदर्भ में पढ़ी। मौर्य काल की जानकारी देता है अर्थशास्त्र, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं भी अर्थशास्त्र में उल्लेख नहीं है। 15 के 15 अध्यायों में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक है, इसके जो रचनाकार थे वो थे मेगास्थनीज। ठीक है, इसका कल हम विवरण पढ़ेंगे जैसे आज हमने इसका विवरण पढ़ा है। तो मिलते हैं। जय भारत, जय राजस्थान।